कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, काफी बच्चे गायब थे। हाँ भाई, क्या हाल है हमारे? ठीक है। अभी किया जाए नहीं, आ रही हो कुछ दिनों से? आ रही। तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम क्या कर रहे थे कल? हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था कि ब्रीदिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है। जिन बच्चों की कल क्लास मिस हो गई थी वो देख लेना भाई यूट्यूब से। उसने तो देख ली होगी। देख ली थी। फिर हमने क्या देखा भाई? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखे सभी एनिमल्स में। है ना? फिर हमने क्या देखा था? ये सॉरी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहे थे हम। तो वन बाय वन कर रहे थे। नोज हमने कर लिया था, नेसल कैविटी हमने कर लिया था। ठीक है। फिर क्या आता है? जल्दी बताओ। नेसल कैविटी के बाद फेरिंग्स हमने कर लिया था, देन लैरिंग्स कर लिया था, देन ट्रैकिया भी कर लिया था हमने, है ना? उसके बाद अब हम क्या करेंगे? ब्रोंकस भी, बस वो तो डिवाइड हो जाता है ना। ब्रोंकस एल्वियोलाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट एल्वियोलाई करेंगे। एल्वियोलाई में ही ब्रोंकस इंक्लूड हो जाए। ठीक है भाई। जैसे कि ये हमारा ट्रैकिया है, ये आगे डिवाइड हो रहा है। हो रहा है डिवाइड, है ना? किसमें? इसमें डिवाइड हो रहा है। ब्रोंकियोल्स में, यानी कि ब्रोंकस में डिवाइड हो रहा है। अब फिर ब्रोंकियोल्स भी आगे क्या होते रहते हैं? डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, ऐसे सो ऑन चलता रहता है। जैसे कि आप इसको एक तरीके से इन्वर्टेड ट्री मान लो। जैसे छोटी क्लासेस में आप ट्री बनाते थे ना ड्राइंग में, लाइक दिस, है ना? फिर आज जब थोड़ी सी और बड़ी क्लास में आए तो इनके भी क्या करने लग गए? ब्रांचेस बनाने लग गए, लाइक दिस, है ना? करने लग गए थे ऐसी। बस यहाँ पर भी यही चीज करनी है, लेकिन ये थोड़ी सी इन्वर्टेड है। कैसी है ये? इन्वर्टेड है। हमने अलग अलग शेप की क्यों बनाया? अलग अलग शेप के ऊपर क्योंकि ये कौन सा वाला, राइट लेफ्ट? मेरे हाथ पे मत जाना। ऐसे देखते हैं हम हमेशा चीजें को। तो ये राइट है। राइट में हमेशा तीन लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? तीन लोग होते हैं। ठीक है। थोड़ा ये ज्यादा मैंगो टाइप सा दिख रहा है ना? ये इधर से नॉच होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या रखा हुआ है? हार्ट। इसमें कितने होते हैं भाई लोग? दो। तो हमेशा जो राइट वाला लंग होता है वो थोड़ा सा स्लाइटली क्या होता है? बड़ा होता है लेफ्ट वाले से। ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें तीन लोब्स हैं और इसमें टू लोब्स। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर कर ले थोड़ा सा इसको। तरीके से ब्रांचेस चलती रहेंगी, है ना? तो और बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से चलती रहेंगी अब ब्रांचेस। ठीक है। आप देखिए, ये क्या है आपका? ब्रोंकियोल्स क्या है भाई? ब्रोंकोल्स में भी कौन सा है ये? प्राइमरी। तो 1 डिग्री डाल दो इस पे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? प्राइमरी लिखो या 1 डिग्री लिखो, एक ही बात है। देन इसमें से कौन सी ये वाली ब्रांचेस निकली? ये वाली। तो ये वाली कौन सी हो जाएगी? सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स या सेकेंडरी ब्रोंकाई, है ना? फिर देखो इसमें से कौन सी निकली है? टर्शरी वाली निकली, तो इसको 3 डिग्री बोलते हैं। इतने में कोई प्रॉब्लम? हम्म। नहीं। अब लोब्स के नाम लिखते हैं। एक ये लोब है, एक ये लोब है और एक ये लोब है। सबसे बड़ा वाला लोब कौन सा होगा?
जिसमें कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस जिसमें होता है उसमें कैसा कॉम्प्लेक्स होता है, सुपीरियोरिटी या इंफीरियोरिटी? कॉन्फिडेंस के आगे अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट लगा दें तो उनमें क्या हो जाएगा भाई, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हमेशा ये वाला जो ऊपर वाला लोब होगा, इट इज कॉल्ड सुपीरियर लोब। व्हाट इट इज कॉल्ड? सुपीरियर। सबसे नीचे वाला क्या हो जाएगा? इंफीरियर लोब। क्या हो जाएगा? बीच में क्या बचा? मिड बचा। थोड़ा सा हम इसको ठीक, थोड़ा सा बड़ा सा कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा? मिड लोब। क्या हो जाएगा ये? बीच वाला है ना, मिड लोब बोल रहे हैं इसे। अब सेम यहाँ पर बात है, यहाँ पर तो दो है, तो मिड वाला हट जाएगा, बस क्या बच जाएगा? सुपीरियर एंड इंफीरियर। ये सुपीरियर लोब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? इंफीरियर। क्लियर है इतना? सभी बनाएंगे अपने हाथ से डायग्राम। बनाएंगे तो मैंने लम्स बना दिया ना, लम्स डाल लेना है। एल्यूलाई को फिर अलग से देखेंगे। कौन सा पार्ट है ये? फिफ्थ सिक्स्थ? तो ये लंग्स, लंग्स को क्या भी बोलते हैं? पल्मोनाज, फुसफुस, यानी कि फेफड़े। ठीक है। ये अब देखो, ये जो हमने डिवीजन डाले हैं, डिवीजन को क्या बोलते हैं? फिजर। क्या बोलते हैं डिवीजन को? कोई फिशर बोलता है, कोई फिजर बोलता है। ये होती है इसकी। तो अब हम इनके फिजर के नाम डालें। तो आपको दो दिख रहे हैं, दो लाइंस दिख रही हैं। पहली वाली चीज अलग कलर से ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल। कौन सा होगा ये? हॉरिजॉन्टल फिजर। और ये कौन सा होगा? ऑब्लिक फिजर। ठीक है। अब देखो, ये वाला और ये वाला फिजर एक जैसा लग रहा है, तो इसका ऑब्लिक होता है। कौन सा हो जाएगा ये? ऑब्लिक। क्या? ऑब्लिक फीचर, जो भी आप कहना चाहें। हो गया इतना? अब यहाँ पर ना, लंग्स की जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन में होता है ये प्रश्न। कैसी मेम्ब्रेन होती है इनके पास? डबल मेम्ब्रेन। और इस डबल मेम्ब्रेन में एक क्या होती है यहाँ पर, ये बीच में कैविटी। इस कैविटी का नाम होता है कैविटी। क्या होता है? और इस कैविटी के अंदर क्या फिल होता है? फ्लूइड फिल होता है। क्या होता है? एक फ्लूइड फिलअप होता है, उस फ्लूइड का नाम होगा फ्लूरल फ्लूरल फ्लूइड। ठीक है। अब दो मेम्ब्रेन आ रही है आपके सामने, एक तो बाहर वाली मेम्ब्रेन और एक अंदर वाली मेम्ब्रेन है ना। बाहर वाली मेम्ब्रेन इज आउटर मेम्ब्रेन, जिसका एक प्रॉपर नाम होता है। तो बाहर वाली ये है, इसका नाम होगा पेराइटल। क्या होगा इसका नाम? पेराइटल। और अंदर वाली का विस्ट्रल मेम्ब्रेन। पेराइटल मेम्ब्रेन है, विस्रल मेम्ब्रेन। ठीक है। और एक चीज यहाँ पर जो इसकी मेम्ब्रेन होंगी, लंग्स की मेम्ब्रेन होंगी,
जो लंग्स की मेम्ब्रेन होगी उसको एक वर्ड दिया जाता है, क्या? प्लूरा। क्या दिया जाता है? प्लूरा। तो आप इसको भाई पैराइटल प्लूरा और विस्ट्रल प्लूरा भी बोल सकते हो। एक जगह लिख रही हूँ मैं स्लैश डालकर। मेम्ब्रेन इज प्लूरा, कैविटी इज प्लूरल। प्लूरल कैविटी, फ्लूइड इज प्लूरल फ्लूइड। ठीक है। जैसे होता है ना बैड बैडली बिहेवियर, बैड बिहेवियर और बैडली बिहेवियर, ऐसे बस ए एन लग गया, यानी कि एडवर्ब लग गया। क्लियर है इतना अच्छे से? अगेन दोबारा देखेंगे, ये क्या है? ट्रैकिया। ये क्या है? ब्रोंकस। फिर किस में डिवाइड हो रहे हैं? ब्रोंक्योल्स में। कौन से ब्रोंक्योल्स में? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में। फिर क्या है? आपकी ये लोब्स हैं, क्या है? राइट वाले में 3 लोब्स और लेफ्ट वाले में 2 लोब्स। ठीक है। कौन कौन से जाएंगे? सुपीरियर, मिड, मिड बोलो या मिडल बोलो, एक ही बात है। ये क्या हो जाएगा? इंफीरियर लोब। इसमें 2 ही है तो सुपीरियर और इंफीरियर रहेगा। फिर डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? फिशर बोलते हैं। इसमें क्या आ जाएगा? एक हॉरिजॉन्टल फिशर आ जाएगा और एक ऑब्लिक आ जाएगा, इसमें खाली ऑब्लिक। क्लियर है इतना? यस अच्छे से। ठीक है, आगे देख। अब ये नॉच है यहाँ पर होता है हमारा हार्ट। क्या होता है? थोड़ा सा हार्ट क्या होता है भैया आपका? लेफ्ट की तरफ इंक्लाइन होता है। क्या होता है? इसीलिए यहाँ पर एक नॉच होती है। क्या होती है? नॉच प्रेजेंट होती है। इस नॉच का क्या होता है? एक नाम होता है। क्या होता है इस नॉच का नाम? कार्डियक नॉच, क्योंकि यहाँ पर कार्डियक यानी कि हार्ट प्रेजेंट। कार्डियक नॉच क्या होगा इसका नाम? रेड कलर दिख रहा है भाई, कार्डियक नॉच। अब देखो, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे। एनिमल्स में, सभी एनिमल्स में, स्पेशली मैमल्स में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है कौन सी? कि इन लंग्स के नीचे क्या होता है? एक डायफ्राम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? डायफ्राम। व्हाट इट इज? डायफ्राम। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसकी? एनिमल्स। किसी एनिमल्स में भी किसमें देखने को मिलती है? ओनली मैमल्स में। किसमें? स्तनधारियों में से। ठीक है, बाकी और किसी में देखने को नहीं मिलेगा। क्या? डायफ्राम। तो इसके ब्रैकेट में डाल लो मैमेलियन कैरेक्टर। देखो लंग्स के बीच में एक खाली स्पेस दिख रहा है आपको? दिख रहा है? यहाँ पर एक ये जो खाली स्पेस है इसका भी एक नाम होता है। मीडियस्टिनम। क्या होता है? देखना स्पेलिंग नजर आ रही है? दोबारा लिख। आ रही है ना समझ? मीडियस्टिनम। क्या होता है इस खाली स्पेस का नाम? अब देखो, हमारा चाहे हम हार्ट की बात करें, ब्रेन की बात करें या एक्स वाई जेड किसी भी अपने ऑर्गन की बात करें, ठीक है, उस उन ऑर्गन्स में क्या होता है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है हर जगह। क्यों होता है फ्लूइड प्रेजेंट? वेरी गुड। ताकि वो क्या हो सके? फ्रिक्शन से बच सके। क्या हो सके? टू प्रिवेंट फ्रिक्शन। क्या आ जाएगा यहाँ पर? टू प्रिवेंट फ्रिक्शन। जैसे भाई गिर जाते हैं, ऊपर से नीचे गिर जाते हैं कुछ लोग। आप में से तो नहीं गिरा हुआ है कोई? मैं गिरी हुई हूँ बचपन में, छत पे से गिरी हुई हूँ मैं, और मेरे सर में ही चोट आई थी। तो देखो जब कभी हम गिर जाते हैं या एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारी बॉडी बाउंस कर जाती है। जबकि हर जगह हड्डियां प्रेजेंट है, यहाँ तो ज्यादा हड्डियां प्रेजेंट है, क्रैक होने का खतरा होता है। मेरी भी क्या आ गई थी, हल्की सी क्रैक आ गई थी और मेरा सर ओवल शेप का हो गया था, मेरे मम्मी पापा बताते हैं। ठीक है।
तो ऐसा बच्चों के साथ हो जाता है, जबकि छोटे बच्चों की सॉफ्ट बोन्स होती हैं, वो बाउंस ले जाती हैं। क्या कर जाती हैं वो? बाउंस कर जाती हैं। लेकिन जरा मैं थोड़ी सी ज्यादा ही खतरनाक तरीके से गिर गई थी। तो वो बिल्कुल सर के बल गिरी थी, तो सर ही लग गया था मेरा नीचे फर्श में। खैर, एक अलग चीज हो गई है। तो अलग भी नहीं है, इसी से रिलेटेड है। अब मेरे ब्रेन को भी तो नुकसान पहुंचता ना। वो भी तो भाई, जब इतनी जोर से कोई बंदा गिरा है, ठीक है, चाहे कोई बड़ा गिरा है या कोई बच्चा गिरा है, तो क्या होगा? अंदर ब्रेन है, जो कि बहुत ज्यादा डेलिकेट है, उसमें भी तो दिक्कत आएगी ना। लेकिन आती नहीं है, क्यों? क्योंकि हर ऑर्गन में क्या होता है, हमारे बाहर की तरफ एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो उस फ्लूइड का ही काम क्या होता है? फ्रिक्शन से बचाने का। फ्रिक्शन कब आएगा? जब उस जगह पर क्या आएगी? फोर्स लगेगी। उसके ऑपोजिट साइड में क्या आएगा? फ्रिक्शन आता है। ठीक है। यानी कि वो वाली चीज थोड़ी सी क्या कर जाएगी, हमारी ऑर्गन वाली बाउंस कर जाएगी। क्या कर जाएगी? ऐसे ही हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ऐसे ही हमारे लंग्स में प्रेजेंट है। तो लंग्स वाले को क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। जहां पर भी हमारा फ्लूइड होगा, वो हमें इंजरी से बचाएगा। किससे बचाएगा? हमें नहीं बचाएगा इंजरी से, हमारे ऑर्गन को बचाएगा पर्टिकुलर इंजरी से। क्लियर है बात? हर जगह फ्लूइड में आप कभी भूलेंगे तो नहीं है। हर जगह कहीं पर भी किसी भी चैप्टर से रिलेटेड ह्यूमन फिजियो में आप फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो वो क्या बचा रहा होगा आपको? इंजरी से बचा रहा होगा। किससे बचा रहा होगा? इंजरी। इंजरी से। ठीक है। बना लो उसको फटाफट से। और ये डायफ्राम भी एक स्पेशल मसल से बना हुआ होता है। इसका मसल का नाम लिख लो यहाँ पर। फ्रैनिक मसल। फ्रैनिक मसल। इस तरीके से हम कहते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर क्या है? फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन्स हैं। और न्यूरॉन्स इतनी ज्यादा है, मिलियंस के नंबर में है, कि अगर हम उनको सीधी करके एक दिमाग में से निकाल कर न्यूरॉन्स को सीधी करके बिछा दें, तो वो पूरा अर्थ कवर कर लेते हैं, ऐसा हम मानते हैं। है ना? जीके फैक्ट है ये। ऐसे ही हमारे जो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई हैं, उनको अगर हम क्या कर दें, सीधी कर कर बिछा दें भाई, तो वो कितनी हो जाएंगी? पता है कुछ? एक टेनिस कोर्ट के जितना। एक टेनिस कोर्ट का एरिया कितना होता है? 18 स्क्वायर मीटर। कितना होता है? 18 स्क्वायर मीटर। इतनी ज्यादा होती है। ठीक है भाई, लिख लो इसको। यही पढ़ा होगा आपने, ब्रेन वाला। आपने न्यूरॉन का हर जगह पढ़ा होगा, है ना? कॉपीज के पीछे भी कुछ फैक्ट्स लिखे हुए होते हैं, उनके पीछे भी ऐसी वाली चीजें दी हुई होती है, लेकिन आपने कभी एल्वियोलाई का नहीं पढ़ा होगा। अब पढ़ लिया? याद रखेंगे बस अब। कभी कभी कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं कंपटीशन वाले, उनमें ना जनरल साइंस आती है। तो उसमें ना सारे ही सब्जेक्ट्स होते हैं। उन सब्जेक्ट्स में आपको पर्टिकुलर साइंस से कुछ भी पूछ लेते हैं, कुछ भी। एसएसटी से कुछ भी पूछ लेते हैं। ठीक है, आपके करंट अफेयर से कुछ भी पूछ लेते हैं। तो ये ऐसी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनको आप लिख लिया करें। हम्म। वो तो सारी होती हैं मिलियंस में। एल्वियोलाई बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन मिलियंस में प्रेजेंट होगी। तो अगर हम सारी एल्वियोलाई को एक पेशेंट के एक पर्सन की सारी एल्वियोलाई को बाहर रखेंगे, तो एक टेनिस कोर्ट जितनी बैठेंगी। 18 स्क्वायर मीटर का टेनिस कोर्ट होता है, जिसमें टेनिस खेला जाता है। ठीक है। उतनी बैठेंगी।
और अभी यहाँ पर एल्वियोलाई तो नहीं है। एल्वियोलाई की बात बता दी है, क्यों? क्योंकि ये जितने भी ब्रोंकियोल्स हैं, इनका जो लास्ट वाला एंडिंग पोर्शन है, वो इसमें ब्रोंकियोल्स में ही, सॉरी, वो इसमें एल्वियोलाई में ही तो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। ये क्या है, आपकी एल्वियोलाई की तो है ही है। बना लो इसको। अब देखो आपको क्या आता है यहाँ से क्वेश्चन, एक तो लोब्स से आ जाएगा, एक नॉच से आ जाएगा, एक फिशर से आ जाएगा, एक प्लूरल कैविटी या प्लूरल फ्लूइड से आ सकता है, एक मेम्ब्रेन पूछ लेगा वो। बाकी अब तक पूरा लंग्स का डायग्राम बनाकर लेबलिंग करके दे देते हैं ना कुछ क्वेश्चंस को, तो ऐसा तो नहीं आया क्वेश्चन, अलग तरीके से पूछ लेते हैं बस, कि जैसे कि आउटर मेम्ब्रेन का क्या नाम है, इनर मेम्ब्रेन का क्या नाम है, फिशर्स का क्या नाम है, लोब्स का क्या नाम है, नॉच कहाँ पर प्रेजेंट है, क्यों प्रेजेंट है नॉच, क्योंकि हार्ट प्रेजेंट है, और हार्ट हमारा इंक्लाइंड होता है किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ, जबकि हार्ट की लोकेशन कहाँ है, देखना बिल्कुल सेंटर ऑफ द बॉडी, तो लंग्स के बीच में है, यानी कि सेंटर ऑफ द बॉडी है कि नहीं। लेकिन थोड़ा सा इसका ये जो लोअर वाला पार्ट होता है किधर की तरफ इंक्लाइंड होता है, टुवर्ड्स लेफ्ट, किधर की तरफ। लेकिन साइंस में हर जगह एक्सेप्शन होता है, तो कुछ परसेंट ऐसे लोग भी होते हैं जिनका राइट की तरफ इंक्लाइंड होता है, जिनका राइट की तरफ इंक्लाइंड होता है, ठीक है, होते हैं ऐसे, हमारे उसमें भी है रिलेटिव। लड़की है एक, उसका राइट साइड की तरफ इंक्लाइंड, सीटी स्कैन में पता चला था, उसको प्रॉब्लम हो गई थी, हाँ, उसको फिर बॉडी चेकअप हुआ था तो उसमें आया था मतलब काफी टाइम बाद, ग्रेजुएशन कर रही है, कंप्लीट होने वाली है बीटेक, तो अब पता चला उसको भी कि राइट साइड इंक्लाइंड है। तो ऐसे बड़े कम होते हैं लोग, लेकिन होते हैं, ये एक्सेप्शन साइंस में हर जगह। अब ये मत कह देना कि भाई एक्सेप्शन है तो 2 लाख की जगह एक ही लाख होगा, तो टैक्स में नहीं होगा। हाँ, लिप्स में भी एक्स्ट्रा पेयर होता है, ओके। ये डायफ्राम की मसल एक्स्ट्रा चीज है, ये अच्छे से याद कर ले, क्योंकि आप कुछ नहीं बता सकती कैसा क्वेश्चन आ जाएगा सभी। भाई बोर्ड्स में या अकेडमिक्स में ही ऐसे ऐसे खतरनाक से पेपर आ रहे हैं, नीट तो क्या ही आएगा, पहले से ही प्रिपेयर होकर चले। रो रहे हैं बेचारे कंपार्टमेंट वाले, कल रिजल्ट आया कंपार्टमेंट वालों का, 50% से ज्यादा बच्चे फेल हैं, 40 या 45% ही पास हुए हैं। जबकि आज से कुछ सालों पहले ये हुआ करता था कि जो बेचारे उसमें रह जाते थे बोर्ड के एग्जाम को, कंपार्टमेंट में ज्यादातर पास ही हो जाते, होता था ऐसे ही देश में, हर सब्जेक्ट का टफ पेपर था, हर सब्जेक्ट का, मैथ्स ले लो आप, बायो ले लो आप, फिजिक्स ले लो, फिजिक्स तो खैर माशाल्लाह ही रहती है हमेशा, लेकिन बायो भी और मैथ्स भी इतना टफ। हो रहे हैं बच्चे बैठे हुए, तो बोर्ड्स भी क्रैक करना, अब क्या करना है, क्लियर करना इतना डिफिकल्ट हो गया है। और आजकल के बच्चे सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेकर, 10th वाले भी वही घूम रहे हैं बस रील्स बनाते हुए। मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता रही हूँ, 10th वालों को कोई डर नहीं है कि हमारा फर्स्ट टाइम बोर्ड है, जबकि आप खुद को ही कंसिडर करो, आपको एक फोबिया सा रहता था कि बोर्ड है, पता नहीं क्या होगा, ये है, ऐसे ही हम थे, सबके साथ ऐसे ही होता है। लेकिन आज की जनरेशन का बच्चा जो है, यानी कि आपके जो जूनियर्स हैं, उनको बिल्कुल है ही नहीं कि हमारे बोर्ड्स हैं, हम थोड़ा पढ़ लें, कुछ नहीं है। फोन में सब कुछ हो रखा है, लेकिन फोन से कोई लोग भाई फायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन डिसएडवांटेज भी बहुत उठा रहे हैं। हर चीज का एक देखो टाइम टेबल होना चाहिए, अगर आप रील्स बना रहे हो, मैं नहीं कह रही हूँ गलत है, बनाओ खूब बनाओ, तरीके से बनाओ, हद से ज्यादा आधा या 1 घंटा ले लो, हफ्ते में 2 बार बना लो। लड़कों का क्या है, लड़कियों का भी क्या है, हर जगह शुरू हो जाते हैं। और आप उनसे पूछेंगे ना, वो 9, 10, 11, 12 इस ऐसी क्लास में मिलेंगे आप, बड़ा बुरा हाल है बच्चों का। अभी भी अगस्त स्टार्ट हो गया है, मैं आपको एकेडमिक्स में ही बताऊं, मेरा खुद का कोचिंग है, और उसमें बच्चे सीरियस नहीं है जितना आ रहे हैं, कम ही आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी बच्चे सीरियस नहीं है। ये देखो आप, एक मेरे पास 10th का लड़का आता है, बस उससे रील्स बनवा लो, रोज डलवा लो, अब इंस्टाग्राम पे, अब स्नैपचैट पे लाइक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हम अपने टीचर्स को भी मैसेज करते हुए क्या करते थे,
घबराते थे नॉर्मली कुछ पूछने के लिए भी। और आजकल के बच्चे रील्स भेजते हैं, लाइक कमेंट शेयर डायरेक्ट ऐसे लिख कर। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस मैं एक बता रही हूँ कि बच्चों की एक मेंटालिटी कैसी होगी। मतलब ये देखो आप हिम्मत की बात, हमें अगर आज कोई टीचर दिख जाएगा ना हमारा, या तो इधर उधर हो जाएंगे, या अगर बात करनी है सपोज करो बड़े टाइम हो गया जैसे अपने टीचर्स से मिले हुए, तो उनसे बात करेंगे रिस्पेक्टफुली। आप भी ऐसे ही होंगे भाई, लेकिन जो आपके जो जूनियर्स है वहां पर ऐसा सीन नहीं चल रहा है। सारों को सारे नहीं होते, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन होता है ज्यादातर है। क्या हो गया? नेक्स्ट करते हैं गुरु। बड़ा बुरा हाल हो रहा है भाई। और क्या खुद बोलते हैं उनको, भाई बना लिया करो रील भी, पढ़ाई तो कर लो। अब उसी उसी 10th वाले को बोल रही हूँ मैं, एक हफ्ते से बोल रही हूँ भाई बुक ले आओ, बुक ले आओ। ना बुक लाई जा रही है, ना नोट्स बनाए जा रहे हैं। मैंने कहा फोटो स्टेट करवा लो भाई, कहो तो मैं करा कर दे दूं। ये हाल है बताओ। और 9th में डब्बा गुल है, कुछ नहीं पढ़ रखा 9th में। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है मैथ्स में और उसमें केमिस्ट्री में, जो 9th क्लास नहीं पढ़ कर जाते। बायो भी कवर कर लेते हैं चलो, कहीं हद तक फिजिक्स भी कवर कर लेते हैं 10th में बच्चे। इतना बुरा हाल है। आप तो फिर 12th में 12th पास आउट करके आ ही गए हो, चलो भाई दो सीढ़ी तो पार कर ही लिया आपने, 10th 12th की कर लिए कि नहीं? Yes, ma'am। देखो एल्वेलाई हमारा कैसा होगा, बलून लाइक स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा? बलून लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट है। हर सेल में न्यूक्लियस होता है। पहले बनाया एल्वेलाई का ऐसे डायग्राम। देखो ये स्पेशल सेल्स क्या है ये? इनको बोलते हैं डस्ट सेल्स। अब इनमें डस्ट भी भरी हुई होगी, इनमें होंगे मैक्रोफेजेस। याद करो एड्स वाला आपने टॉपिक पढ़ा होगा, मैक्रोफेज पढ़ा होगा उसमें, है ना? वही है बस ये मैम। ठीक है, ये इम्यून सिस्टम का जब टॉपिक पढ़ते हैं ना 12th क्लास में। ये है आपकी ये वाले जिसमें मैंने व्हाइट कलर से शेड किया है ना, ये है सर्फेक्टेंट। क्या है ये? वो बोलते हैं सर्फेक्ट। लेसिथिन से बना हुआ होता है, किससे बना होता है? और इसका काम क्या होता है सब्सटेंस का? सरफेस टेंशन रिमूव करना। क्या करना? टू रिमूव सरफेस टेंशन। अब देखो दो फिजिक्स के वर्ड पढ़ लिए यहाँ पर, एक तो फ्रिक्शन पढ़ लिया और एक सरफेस टेंशन पढ़ लिया, है ना? एक ही जगह पर पढ़ा है, और लंग्स के अंदर ही तो पढ़ा है। भाई लंग्स में आपने एक जगह क्या पढ़ा, फ्रिक्शन रिमूव हो रही है या प्रिवेंट हो रही है, और एक जगह आपने क्या पढ़ा, सरफेस टेंशन रिमूव हो रही है। अब ये तो नहीं एक्सप्लेन करूँ सरफेस टेंशन क्या होती है। हमारे हर जगह हर मसल्स में क्या होती है, एक टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, हमेशा नहीं लेकिन ज्यादातर टाइम। जब सरफेस टेंशन रिमूव होगी तो कोई भी चीज कोलैप्स नहीं होगी, मतलब कोलैप्स नहीं होगी। अब यहाँ इस एल्वियोलाई के पास भाई लंग्स में हमारे क्या प्रेजेंट है? ब्लड। हर जगह ब्लड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हमारे क्या प्रेजेंट होंगी? ब्लड कैपिलरीज। क्या प्रेजेंट होंगी? ब्लड कैपिलरीज। हर जगह पर जहां पर भी ब्लड से रिलेटेड बात होगी वहां पर मैं रेड कलर का ही यूज करूंगी। क्लियर है? ब्लड वेसल्स में क्या प्रेजेंट होंगी? ब्लड कैपिलरीज।
ये क्या जा रहा है यहाँ से? ब्लड जा रहा है। क्या जा रहा है? कौन सा ब्लड? कौन से सेल्स हैं ये? रेड कलर के कौन से सेल्स होते हैं? आरबीसी। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ आरबीसी? एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है। देखो अंदर की तरफ मैंने सेल्स बनाया ब्लड कैपिलरी में भी, है ना? इसको बोलेंगे एंडोथीलियम। क्या बोलेंगे इसको? एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी कौन से टिश्यू से बनी हुई होगी? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। किससे? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। कौन बना होगा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से? पूरा आपका ब्लड कैपिलरी। पूरा आपका ब्लड कैपिलरी। फिर इसके बीच में क्या होता है? यहाँ पर फ्लूइड या फिर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, अलग कलर से लगे। तो क्या बोलते हैं? देखो एल्वियोलाई का बेस है ये वाला एरिया क्या है एल्वियोलाई का? बेस है। तो इसको क्या बोलेंगे? बेसमेंट सब्सटेंस। जैसे वो होता है ना, तहखाना होता है घर में, कुछ घर में। आपके यहाँ पर है किसी के? चलो तो उस तहखाने को ही क्या बोलते हैं? बेसमेंट। तो बेस में यहाँ पर कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है, इसलिए बस क्या बोलेंगे? बेसमेंट सब्सटेंस। बीच में ये जो सारी कैविटी प्रेजेंट है, व्हाट इट इज कॉल्ड? एल्वियोलाई के अंदर है, तो क्या बोलेंगे हम? एल्वियोलर कैविटी। क्या बोलेंगे? और कौन सी गैसेस रहती हैं यहाँ पर? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भाई। अब देखो कुछ सेल्स यहाँ पर ऐसे बचे हैं जिनमें मैंने शेड नहीं की है ना? शेड नहीं की है ना? तो वो कौन से होंगे? कौन से होंगे वो? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? बस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। बोल दूं? बाकी ये भी है अगर, है ना? क्या है ये भाई? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। और ये बहुत छोटे होते हैं, लेस देन 1 mm। कितने छोटे होते हैं ये? बहुत छोटे होते हैं। कितने? लेस देन 1 mm। कौन होते हैं छोटे? ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। मेजरमेंट दी हुई है, लिख लो मेजरमेंट। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होगा ये एल्वियोलर एपिथेलियम है। गलती हो गई इससे, सॉरी। इस तरह लिख लो। एक मिनट, लिखा तो नहीं है ना? सारी मिलाकर बोली जाएंगी रेस्पिरेटरी। ये होगी आपकी एल्वियोलर एपिथेलियम। क्या होगी? एल्वियोलाई की सेल है ना, ये एल्वियोलर एपिथेलियम। ठीक है। एल्वियोलर एपिथेलियम हो गया, बेसमेंट हो गया, और क्या हो गया? ये भी तो है आपका बीसी। बीसी को कुछ और मत समझ लेना भाई, ग्रेड क्या भी लगे। अब देखो जो मैंने व्हाइट से लिखी है, 1 2 3, इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है रेस्पिरेटरी में। ठीक है। तो मैंने टिक लगाए हैं। देखो व्हाइट से एल्वियोलर एपिथेलियम, बेसमेंट सब्सटेंस और ब्लड कैपिलरी, तीनों को इकट्ठा क्या बोला जाएगा? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ब्लड कैपिलरी भी सिर्फ कहाँ की है? एल्वियोलाई के नीचे वाली। ठीक है। वो जो आपको थिकनेस लिखे थे ना, थिकनेस लिखे एसडीएम वाले में, वो बेसमेंट में ब्रेक्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या? या तीनों की है? बीच में एरिया है ना, इसके। बुक में लिखा हुआ है, देखना। बुक में नहीं है। लेकिन मैं
लगाती हूँ ये थिकनेस वाला, ये थिकनेस लग गलत लिखा होगा ये आपने। वो पता है आपने क्यों लिखा होगा ऐसा? यहाँ पे कौन सा कलर नहीं यूज हुआ? ब्राउन। ब्राउन से देख, वो जहां से आपने जब पढ़ रहे होंगे ना, तो उन्होंने ना ऐसा डॉटेड स्ट्रक्चर यानी कि ये पोर्शन दिखाया होगा। इस पोर्शन में एक तो ग्रीन वाला आ रहा है पोर्शन, एक व्हाइट वाला आ रहा है और एक ब्लड कैपिलरी का आ रहा है। तीनों को ही तो कलेक्टिवली हम क्या बोल रहे हैं? तो इसको इतने एरिया को हम क्या बोलते हैं कि ये लेस देन 1 mm का होता है। ऐसे तो कितना है लेस देन 1 mm? वो है करेक्ट। ये नहीं आ रहा है तो गूगल कर लेना भाई साहब, वहीं से देखो मैंने। हो ही जाती है मिस्टेक्स, किसी से भी होगा। कहाँ पर कौन सी चीज कौन से टिश्यू से बनी है, जहां जहां लिखवा रही हूँ अच्छे से याद होना चाहिए। कल भी लिखवाया था। एक बार और बताना है। बताऊं एक बार और? देखो भाई, ये ग्रीन वाला आपका एल्वियोलाई है, जो कि एक बलून लाइक या बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके बाउंड्री में क्या प्रेजेंट है? ये सेल्स प्रेजेंट है। तो ब्लू वाले शेड को मैंने क्या किया है, डस्ट सेल लिखा है इसको। इसके अंदर क्या होता है? मैक्रोफेजेस होता है। क्या होता है? मैक्रोफेजेस। फिर आपका ये रेड कलर से क्या है? आपका ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है यहाँ पर। क्या है ये? एंडोथीलियम की गलत लिखती है मैंने स्पेलिंग, ठीक कर लो इसको। हाँ लिख रही हूँ, एंडोथीलियम। इंटर वाले सेल्स को बोला है इन वालों को क्या? एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, या एंडोथीलियम भी बोल सकते हो आप, है ना? एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी ही बोलना, लेकिन याद करते हुए आपको फिर पता रहेगा कि एंडोथीलियम में किसकी बात हो रही है। ब्लड कैपिलरी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अब एल्वियोलाई के अंदर ये सारा का सारा खाली स्पेस है। जहां खाली स्पेस होता है उसको हम कैविटी बोलते हैं। किसकी कैविटी है एल्वियोलाई की? तो क्या हो जाएगा? एल्वियोलर कैविटी। क्या हो जाएगा? अब एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में एक स्पेस है खाली। यहाँ पर कुछ सब्सटेंस फ्लूइड की फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इसको बोलेंगे बेसमेंट सब्सटेंस। क्या बोलेंगे? बेसमेंट सब्सटेंस। अब ये जो बिना शेड वाले, ये वाले मैंने जिसमें शेड नहीं की है, ये क्या है? आपके एल्वियोलाई के सेल्स हैं। सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स को बायो में क्या कहते हैं? टिश्यू। कौन सा टिश्यू है? एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू किसका है? एल्वियोलाई का, इसलिए नाम आ गया एल्वियोलर एपिथेलियम। क्या नाम आ गया? एल्वियोलर एपिथेलियम। तीनों याद हो गई चीजें? तीनों को कलेक्टिवली हम क्या बोल रहे हैं? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। और ये इसका कितना होता है मेजरमेंट? लेस देन 1 mm। लेस देन 1 mm। क्लियर हो गया अच्छे से? फिर आपका ये जो व्हाइट शेड वाले सेल्स बचे हैं, ये क्या बोला जाता है? इसको सरफेक्टेंट। क्या बोला जाता है? देखो, सरफेक्ट से याद रखना, सरफेस टेंशन रिमूव होती है। क्या रिमूव होती है यहाँ पर? और इसके अंदर कौन सा सब्सटेंस होता है? लेसिथिन। क्या होता है? लेसिथिन। रिमूव देखो पूरी तरीके से तो अच्छे से रिमूव नहीं होगी सरफेस टेंशन, हम ये कह सकते हैं रिड्यूस हो सकती है। क्या हो सकती है? नीचे में। तो रिमूव को कट करके यहाँ पर रिड्यूस कर दो। क्या कर लो? रिड्यूस। क्योंकि वो भी आ जाता है ना स्टेटमेंट, तो रिमूव ठीक वाला वर्ड नहीं है, रिड्यूस कर लो। टू रिड्यूस सरफेस टेंशन। वहां क्या लिखवाया था मैंने? पीछे प्रिवेंट लिखवाया था, वहां पर भी कट करके रिड्यूस लिख लो। ये फ्रिक्शन में रिड्यूस कर लो, यहाँ पर हर जगह रिड्यूस होगा। क्या होगा? रिड्यूस होगा।
भाई एक बिना बालों वाला है, इनके टकला है, एक बालों वाला है, दोनों के ऊपर एक एक गिलास पानी डाल दो, सबके ऊपर पानी सबसे पहले किसके ऊपर से गिरेगा? टकले वाले के, है ना? क्यों गिरेगा? क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम हो चुका है। क्यों गिरेगा? क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम हो चुका है। अब बेचारे बाल ही तो हटे हैं उसके सिर पे से, उसका सर थोड़ी हट रहा है, सर तो प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ तो सरफेस एरिया होगा ना। तो बस समझ गए ना रिड्यूस वाली बात। ऐसे ही हमारी पूरी बॉडी में कोई चीज बिल्कुल नहीं हटेगी, थोड़ी बहुत रह ही जाएगी। जैसे सांस लो, इनहेल एक्सहेल करो, आपको ऐसा लग रहा होगा हमने जितनी सांस सारी छोड़ दी, ऑक्सीजन CO2 में कन्वर्ट हो गई। नहीं, सारी नहीं छूटती है, थोड़ी बहुत आपकी क्या रह जाती है, लंग्स के अंदर रह जाती है। क्या बोलते हैं उसे? वेरी गुड, रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं उसको? आ गया है। इतना हो गया, पूरा हो गया आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक बार एनसीईआरटी से रीड करना है। यस मैम। चलो एनसीईआरटी से रीड करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। जहां पर भी कोई लाइन आप अटक जाओगे पूछ लेना। तो आपने रेगुलर एपिथेलियल को जमीन से बना एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम तो खुद ही होगा, बस इसमें इतना डिटेल में नहीं जाना कि कौन सा एपिथेलियम होगा, ज्यादातर स्क्वामस वगैरह वाला ही होगा। पूरा लंग्स जिससे बना हुआ होगा वही उसी से ये बना। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट है, ठीक है, ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स, जो कहाँ से खुल रहे हैं? हमारे अपर लिप्स के ऊपर। फिर ये जो नोस्ट्रल्स हैं, इट लीड्स टू अ नेसल चैम्बर थ्रू द नेसल पैसेज। ये पूरा का पूरा नेसल पैसेज है, फिर ये पीछे वाला क्या होता है? नेसल चैम्बर होता है। और फिर नेसल चैम्बर भी किसमें ओपन हो जाता है? ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? कॉमा डालकर उन्होंने लिखा हुआ है, अ पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। क्लियर है इतना? हमने भी पढ़ा था इतना। द फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लैरिंग्स रीजन। अब फेरिंग्स किसमें ओपन हो गया? लैरिंग्स में। लैरिंग्स किस में ओपन हो जाएगा फिर? ट्रैकिया में। इनटू द ट्रैकिया, लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स। लैरिंग्स क्या है? कार्टिलेजेस का बना एक बॉक्स है, विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, जो किसमें हेल्प करता है? इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स, या फिर कुछ बुक्स में लिखा होता है वॉइस बॉक्स। ठीक है, तो आपकी बुक में साउंड लिखा हुआ है तो आप साउंड लर्न करेंगे। ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लॉटिस, ड्यूरिंग स्वेलिंग, स्वेलोइंग, स्वेलोइंग क्या होता है? निगलना। क्या निगलते हो आप? फूड, हवा थोड़े ना निकलोगे, फूड निकलोगे ना। तो स्वेलिंग के दौरान ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिग्लोटिस। बनवाया था कल ट्रैकिया के ऊपर ग्लॉटिस, और एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर क्या था? एपिग्लॉटिस। ठीक है, क्लियर है इतना? ट्रैकिया इज a straight tube extending up to the mid thoracic cavity। ट्रैकिया क्या है? बिल्कुल एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि मिड thoracic cavity में ओपन होती है। हमने वहां पर thoracic cavity का भी नंबर लिखा था। क्या लिखा था नंबर? बताओ। 5 लिखा था। फिफ्थ thoracic cavity लिखा था कि नहीं लिखा था? आगे देखते हैं, विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ thoracic vertebra। आगे ही वही बात, फिफ्थ वाला है तो मिड में होगा, ये क्या होगा? मिड में। इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, यानी कि प्राइमरी ब्रोंकाई में ये क्या हो जाता है? राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाता है। क्लियर है इतना? हर एक ब्रोंकाई में रिपीटेड डिवीजन चलते हैं और वो सेकेंडरी टर्शरी और क्या करती रहती है? ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल्स बनाती रहती है। जहां पर इनका टर्मिनल यानी कि एंड पॉइंट आ जाएगा, वहां पर ये बनानी क्या हो जाएंगी? आगे फर्दर डिवीजन करनी रुक जाएंगी। ठीक है, क्योंकि भाई लंग्स में स्पेस है, लेकिन इतना भी नहीं है कि जो चीजें चलती रहेंगी बस। हाँ, आपका ट्री जरूर क्या करता रहता है? ग्रो करता रहता है, लेकिन फिर भी एक लिमिटेड क्या होती है? रेंज होती है एक ट्री की भी, कि भाई वो कितना ग्रो कर सकता है ना?
द ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकियोल्स, यानी कि अब ट्रैकिया की 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ब्रोंकाई की या फिर ब्रोंकियोल्स की बात हो रही है कि ये सारे के सारे इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स से क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसीलिए देखो इनकम्प्लीट लिखा है ना इन्होंने, रिंग्स लिखा है। रिंग तो पूरा चूड़ी की तरह होगा, सर्कल की तरह होगा, लेकिन वहां पर मैंने आपको क्या लिखवाया था कल, सी शेप्ड लिखवाया था। तो इनकम्प्लीट यानी कि सी शेप्ड जैसी क्या होंगी, रिंग्स प्रेजेंट होंगी। ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन। अब हर एक टर्मिनल जो ब्रोंकाई होगा या फिर ब्रोंकियोल होगा, वो बहुत ही पतले से इरेगुलर वॉल्ड, यानी कि कहीं से मोटी वॉल होगी उसकी, कहीं से पतली वॉल होगी। क्या प्रेजेंट होगा, एक वस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई। क्या बोलेंगे, ये ब्रांचिंग जो नेटवर्क है ब्रोंकाई का, ब्रोंकियोल्स का और एल्वियोलाई का, ये ही पूरे के पूरे आपके क्या फॉर्म कर रहे हैं, लंग्स को फॉर्म कर रहे हैं। किसको फॉर्म कर रहे हैं, अब हमारे पास लंग्स भी क्या है, 2 लंग्स है, राइट और लेफ्ट, जो कि एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से कवर अप होते हैं, और उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्ल्यूरा। क्या बोलते हैं, तो प्ल्यूरा वर्ड अच्छे से रट गया है दिमाग में, किसके लिए यूज होता है, लंग्स के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, तो मेम्ब्रेन के बीच में कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होगा, प्ल्यूरल फ्लूइड। कैविटी की इन्होंने बात नहीं की, मेम्ब्रेन्स के नाम की इन्होंने बात नहीं की, हमने कर ली। कौन कौन सी मेम्ब्रेन थी बता दो, आउटर इनर थी, नाम थे उनके कुछ, एक का पेराइटल और एक का डिस्टल। आउट, अब देखो इन्होंने लिखा हुआ है इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, तो किसका फंक्शन लिखा है ये इन्होंने, फ्लूइड का लिखा है। क्या लिखा है कि रिड्यूस करता है किस चीज को, फ्रिक्शन को, किसके सरफेस पर, लंग्स की सरफेस पर। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन क्लोज कांटेक्ट में होती है थोरेसिक लाइनिंग के, जबकि इनर जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो किसके कांटेक्ट में होती है, लंग सरफेस के। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन लिखा है इन्होंने। अब ऐसा नहीं है, देखो मैं सिर्फ पेराइटल और विसरल बोल रही हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये आउटर है ये इनर है। ठीक है, अगर उन्होंने क्वेश्चन आउटर इनर से दिया हुआ होगा तो आप वैसे ही अटेम्प्ट करोगे। पेराइटल और विसरल दिया हुआ होगा, अगर ऑप्शंस में स्टेटमेंट्स आती है ना, 4-5 स्टेटमेंट आ जाती हैं और बताना ही होती है कि कौन कौन सी करेक्ट है या कौन कौन सी इनकरेक्ट है। तो सपोज करो आउटर इनर भी आ गए और पेराइटल और विसरल भी आ गई, अगर आउटर और इनर के बाद वाली चीजों ठीक लिखी हुई है तो वो भी करेक्ट है आंसर। वरना फिर आपको पेराइटल विसरल और आउटर इनर में डिफरेंस देखना पड़ेगा कि कौन सी बात इसमें थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे हो रखी है। क्लियर है बात, ऐसी छोटी छोटी जगह पर ही ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपको पता होता है कि ये हमें आते हैं, लेकिन गलत हो जाता है, कई बार हो जाते हैं। जिन्होंने नीट पहले दिया हुआ है उनको बहुत अच्छे से पता हो। The part starting with the external nostrils up to the terminal bronchioles constitute the conducting part. अब मैं ये सारी चीजें कल से किसमें पढ़ा रही हूँ आपको, कंडक्टिंग जोन में पढ़ा रही हूँ, कंडक्टिंग पार्ट में पढ़ा रही हूँ। तो इन्होंने यही बोला है कि नोस्ट्रल से लेकर ब्रोंकियोल्स के एंड यानी कि टर्मिनल तक किस में आता है पूरा पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट में आता है। किसमें आता है, कंडक्टिंग पार्ट। Whereas the alveoli, अभी अभी जो हमने alveoli पढ़ा है और उसकी डक्ट्स, यानी कि alveoli की डक्ट्स मतलब ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो होती हैं alveoli के आसपास या खुद ही alveoli, ये क्या फॉर्म कर रहा है भाई, आपका रेस्पिरेटरी पार्ट फॉर्म कर रहा है या फिर एक्सचेंज पार्ट फॉर्म कर रहा है, किस चीज का, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसफर करता है एटमॉस्फेरिक एयर को किसके अंदर, एल्वियोलाई के अंदर, और क्लियर कर देता है उसको किससे, फॉरेन पार्टिकल से। किससे, सबसे पहले कौन कर रहा है क्लियर, जो है ये नेसल कैविटी के अंदर हेयर और म्यूकस प्रेजेंट है ना, वो क्या कर रहा है, फॉरेन पार्टिकल्स यानी कि जर्म्स वगैरह को या डस्ट को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, वहीं पर ट्रैप हो जाते हैं, वो हमारे लंग्स तक तो नहीं पहुंचते, एल्वियोलाई तक तो नहीं पहुंचते। प्लस ह्यूमिडिफाई हो रहा है, जैसे हमने कल कंडक्टिंग पार्ट के क्या पढ़े थे, फंक्शन पढ़े थे, वही तो चीजें हैं ये सारी, वही है, ह्यूमिडिफिकेशन पढ़ा था, ह्यूमिडिफाइज लिखा हुआ है, एंड आल्सो ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, ये भी तो पॉइंट पढ़ा था हमने फंक्शन में। एक्सचेंज पार्ट ही क्या है, आपकी एक्चुअल साइट होती है किसकी, डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन मतलब
ऑक्सीजन से जो CO2 में कन्वर्ट हो रहा है या CO2 से जो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। अब आपको पता है डिफ्यूजन क्या होता है, एक मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, समझाने की तो नीड नहीं है कि ऑक्सीजन किस तरह निकलेगा बाहर, CO2 किस तरह निकलेगा बाहर। बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है, द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर। अब आपका लंग्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बोला हुआ है इन्होंने कि आपके लंग्स थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड होता है। एनाटॉमिकली अगर हम देखें तो ये एक एयर टाइट कंटेनर होता है जिसमें एयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, कंटेनर बोल लो, चैम्बर बोल लो, वेसल बोलो, एक ही बात है, चैम्बर बोल रखा है इन्होंने। जो आपका थोरेसिक चैम्बर है वो फॉर्म्ड होता है कहाँ पर, डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय द स्टर्नम। वही रिब केज देखा है सबने। सपोज करो अब आपके हाथ लो, छोड़ दो पेन, हाथ है आपके, ये हाथ आपके क्या है, ये फिंगर्स रिब्स हैं, क्या है, इनको जोड़ लो। ठीक है, अब एक तो पीछे वाला पार्ट बैठ रहा है और एक आगे वाला बैठ रहा है। पीछे आपकी क्या है, वर्टिब्रल कॉलम क्या है, और आगे क्या है आपकी, स्टर्नम है, क्या है। आप देखते हो ना कि एक ऐसे आकर क्या जुड़ जाती है, आगे की तरफ रिब्स जुड़ जाती है ना, तो वो आपकी बीच में बोन जो प्रेजेंट होती है वही क्या होती है, स्टर्नम। क्या होती है, स्टर्नम। तो हमारी फ्रंट वाली साइड इज वेंट्रल साइड और डॉर्सल साइड, वेंट्रल, डी फॉर डार्क, डी फॉर डॉर्सल। पहले भी बताया था ना मैंने आपको एनिमल किंगडम पढ़ाते हुए कि आपकी डी फॉर डार्क वाली जो साइड होती है वो कौन सी होती है, डॉर्सल, और जो लाइट वाली होती है वो कौन सी होती है, बाकी कुछ कुछ बहुत ज्यादा गोरे होते हैं जैसे हमारा अब्दुल्ला बैठा हुआ है ना, इसका तो बहुत ही क्या होगा, बहुत ही कमी के साथ दिखेगा। असद भी ऐसा ही है, कुछ लड़कियां भी ऐसी हैं, मतलब हल्का सा फर्क फिर भी दिख ही जाता है, जैसे कि आपका ज्यादा जो एक्सपोज्ड एरिया होता है वो नेक वाला होता है और आपका आर्म्स वाला होता है ना, ये काले पड़ जाते हैं गर्मियों में, है ना। तो ये डॉर्सल साइड होती है। Laterally by the ribs and on the lower side of by the dome shaped diaphragm। अब आगे पीछे की तो बात हो गई, लोअर साइड में क्या प्रेजेंट है, डाइफ्राम। ठीक है, अब इस डाइफ्राम की भी शेप चेंज होती रहती है, एक तो फ्लैट शेप और एक डोम शेप। कब होती है, जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, यानी कि इनहेल और एक्सहेल करते हुए, इंस्पायरेशन या फिर एक्सपायरेशन करते हुए क्या होती है हमारी ये डायफ्राम की शेप चेंज होती रहती है। डोम शेप मतलब गुंबद जैसी शेप, फ्लैट मतलब बिल्कुल सी। क्लियर है बात। इसमें एनाटॉमिकली अगर हम सेटअप देखें लंग्स का, thorax में होता है इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द thoracic cavity will be reflected in the lung pulmonary cavity। such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ पर, किसकी बात हो रही है, बिल्कुल सीधे बैठो सबके सब, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर। अब करो इनहेल, योगा कर लो बैठ के, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। तो जब आप इनहेल करोगे तो आपके अंदर आपको लगेगा कि कोई चीज भर गई है, फिर जब आप एक्सहेल करोगे तो आपको लगेगा कि कोई चीज निकल गई है। तो इसी वॉल्यूम की बात हो रही है। लास्ट की लाइंस में दोबारा पढ़ो अब खुद से लाइंस। आ गई समझ अच्छे से। आपके पास क्वेश्चन वाली बुक्स हैं, जिसके पास नहीं है वो ले लो, या फिर यहाँ पर बुक्स रखी हुई है सर से ले दो। ठीक है, जितना भी पोर्शन हो रहा है आप जाकर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बाकी वो उस ग्रुप में मैं एडमिन नहीं हूँ, अभी मैं करवा कर चली जाऊंगी, फिर भेज दूंगी पिछले वाले चैप्टर्स की पीवाई की। किसी को अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए होंगे तो दे कैन मैसेज मी पर्सनली। ठीक है, क्या मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए इस वाले चैप्टर। अब देखो नीचे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, एक बार इनको भी पढ़ लो अच्छे से, आपको समझ आ जाएगी। पढ़ लो जरा एक बारी, मैं पढ़वाऊं या खुद पढ़ लो, पढ़ लो।
डन। आया समझ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी? लास्ट में वही प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ? क्या है लास्ट वाला स्टेप? नहीं है। इंट्रोडक्शन में जाकर फर्स्ट सेकंड लाइन देखो चैप्टर की, टाइम जो सो यहाँ आया आप समझ मैं आ गया, यूटिलाइजेशन मतलब होता है यूज कर सकते हैं। डन। न्यू टॉपिक स्टार्ट कर दे। इसमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से पहले पढ़ने के हम क्या पढ़ते हैं? ब्रीदिंग रेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ब्रीदिंग रेट पढ़ते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ब्रीदिंग रेट क्या होता है? व्हाट इज ब्रीदिंग रेट? कौन बताए? अच्छा इसमें कितनी साइकिल्स चलती है 1 मिनट में? 16। और कोई? वो नहीं आ रही सुन कंट्रोल्स? क्या हो गया? इसकी आवाज खराब हो गई। उसको आवाज से करना गया है, सुनने तो है बस यहाँ पे। शर्म आ रही होगी आपको। हैं? कितनी होती हैं गर्ल्स? 12 to 16 होती है। कितनी होती है? क्या होती है? कितने मिनट में? पर मिनट? 1 मिनट। यही हमारा ब्रीदिंग रेट होता है। यही क्या होता है हमारा? 1 मिनट में अगर आपके 12 से 16 साइकिल्स चल रही हैं ब्रीदिंग की, साइकिल्स कौन सी चलती हैं? इनहेल एक्सहेल। अच्छे से योगा करते रहो, इस चैप्टर को करते रहो, ठीक है। अभी कोरोना हुआ था कुछ सालों पहले, तो उसमें न्यूज चैनल्स में कुछ में क्या कराते थे? योगा कराते थे बैठकर। तो उसमें बताता था आपको कि अगर आपको इतने टाइम पर सांस लेनी है, इनकी इनहेल करनी है और फिर उसको होल्ड करके रखनी है इतने सेकंड्स तक, तो आपके लंग्स ठीक हैं। और अगर कोई नहीं कर रहा है तो आपके लंग्स ठीक नहीं है, ठीक है। उस टाइम पर हुक्के का इतना क्रेज नहीं था। आजकल जितने भी हुक्का पीते हैं, आप तो नहीं पीते भाई? पीते भी होंगे तो बताएंगे ही नहीं। आप तो नहीं पीते दोनों? बहुत पीते हैं लड़कियां भी लड़के, ठीक है। ना तो लड़कियां पीछे हैं ना ही लड़के पीछे हैं, ठीक है। तो उनसे करवा कर दिखाओ जरा ये। कर ही नहीं पाएंगे ठीक तरीके से होल्ड अपनी सांस को। और जो पर्टिकुलर सेकंड्स तक होल्ड करके रख देगा उसको, अपनी सांस को, तो वो क्या है? उसके लंग्स ठीक है। जाकर आज देखना कि टाइम लगाकर, टाइमर लगाकर क्या आप कितने देर तक अपनी सांस को होल्ड कर सकते हो, पूरा प्रॉपर बैठ कर, ठीक है, ठीक पोस्चर। देखना अपने सामने रख के उस टाइमर। देखेंगे सब? यस मैम। देखो ये जो आपने इनहेल और एक्सहेल वाली एक साइकिल की, ये वाली साइकिल्स 1 मिनट में आप कितनी कर सकते हो? 12 से 16 कर सकते हो। अगर आप 12 से 16 तक की रेंज में कर रहे हो तो आप क्या हो? हेल्दी हो। कम अगर हो रही है तो भी दिक्कत है, ज्यादा अगर हो रही है तो भी दिक्कत है। लेकिन थोड़ा सा जो एथलीट्स होते हैं उनकी थोड़ी सी ज्यादा होती है। उनकी थोड़ी सी क्या होती है? ज्यादा होती है। वो ज्यादा सांस ले लेते हैं 1 मिनट में, ठीक है। वो तो परफेक्ट है, बिल्कुल फिट है। तो उनको छोड़कर अगर आप क्या कर रहे हो? ज्यादा ले रहे हो, कम ले रहे हो तो दिक्कत नहीं है। क्या है? कम वालों में दिक्कत आएगी। क्या आएगी? कम वालों में दिक्कत आएगी। अब देखो दो चीजें कर रहे हो आप। एक तो क्या कर रहे हो? इनहेल। पहले इनहेल तो करोगे तभी तो एक्सहेल करोगे। दूसरा क्या कर रहे हो? एक्सहेल। इनको प्रॉपर टर्म्स दी हुई होती हैं, क्या? इंस्पिरेशन और आपने 10th क्लास में इनका वो किया होगा, डिफरेंस बिटवीन, है ना? यस।
ये चलता है भाई आपका। दोबारा लो सांस। सेकंड कितने लगे? नॉर्मल होल्ड नहीं करके रखनी, नॉर्मल लेनी है। कम समय किसमें लगा, ज्यादा समय किसमें लगा, बता दो। कब तक सांस लेनी है? वेरी गुड। कम तो क्या लगता है, इंस्पिरेशन यानी कि इनहेल करने में लगता है कितने सेकेंड्स? 2 सेकेंड। एक्सपायरेशन में कितना लगता है? 3 सेकेंड। टोटल कितना हो गया? 5 सेकेंड। कितना हो गया टोटल? 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स की बात हो रही है। तो 60 को इससे कर दो डिवाइड। 60 को इससे कर दो डिवाइड, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? अरे कर दो। 12 आएगा भाई। क्या आएगा? 12 5 तो 60। देखना जरा, 12 साइकिल्स ही नहीं। 12 साइकिल्स हैं। आ गई कैसे आई? आ गई ना? लिख लो इसको। 12 साइकिल्स है। क्या रहा भाई? नेक्स्ट है आपका टॉपिक लॉस ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के भी क्या होते हैं? लॉज होते हैं। क्या होते हैं? में एक लॉ होता है बॉयल फ्लो। बॉयल साहब थे, ये हर टाइम उबले हुए रहते थे। उबले हुए इन द सेंस वो नहीं, हीट अप रहते मतलब उबलते हुए ही हो गए। गुस्से में रहते थे हर टाइम। गुस्से गुस्से में इन्होंने क्या बात बता दी? जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? है वॉल्यूम के। किसके होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल? वॉल्यूम के। या वॉल्यूम किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? प्रेशर के। तो अगर ज्यादा प्रेशर होगा तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर कम प्रेशर होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। बस इतनी ही बात। ठीक है। दूसरी बात क्या बोली इसमें लॉज में, कि जो ऑलवेज एयर है वो मूव करती है कहाँ से कहाँ पर? हायर टू लोअर, यानी कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है। दूसरा लॉ ये है। और डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में भी तो यही होता है कि हायर कंसंट्रेशन से ही किधर की तरफ जाती है चीजें? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ।
एरिया कर लेना। चलो कुछ पढ़ेंगे। देखो, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस। ब्रीदिंग किस में इन्वॉल्व होती है भाई, या फिर ब्रीदिंग किस तरीके से होती है? दो तरीके से होती है, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन से। इंस्पिरेशन में एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर डाली जाती है ना? तो इन्होंने लिखा हुआ है ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, यानी कि ड्रॉन इन का मतलब क्या हो गया? अंदर डाली जा रही है। और एक्सपायरेशन में बाय विच द एल्वियोलर एयर, यानी कि एल्वियोलाई की एयर रिलीज आउट हो रही है, यानी कि बाहर निकाली जा रही है। जो मूवमेंट चलती है एयर की लंग्स के अंदर और बाहर, वो ही कैरियड आउट करती है एक प्रेशर को बनाते हुए, जिसको बोलते हैं हम प्रेशर ग्रेडियंट। कहाँ कहाँ पर? लंग्स के और एटमॉस्फेयर के बीच में। और इसी को तो हम ब्रीदिंग बोल रहे हैं, इसी को तो बोल रहे हैं हम ब्रीदिंग। अब यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की बात बता रखी है, तो अभी हम आगे की चीज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? बोर्ड पे पढ़ेंगे पहले। तो अब यहाँ पर लिखी जाएंगी न्यू हेडिंग, मसल्स इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग। मसल्स इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग। बताओ आप। हमारे में अलग अलग सिस्टम है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सो ऑन। प्लस स्केलेटल सिस्टम होता है अलग से, ठीक है? एक क्या होता है? न्यूरल सिस्टम होता है पूरा अच्छे से। एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। और क्या होता है? मस्कुलर सिस्टम भी तो होता है। मुझे ये बताइए, ये सब चीजें अलग अलग है नहीं ना? हमारी बॉडी के अंदर ही तो है, हमारी बॉडी के अंदर ही तो चीजें हैं, तो सब इंटरकनेक्टेड होंगी एक दूसरे से, होंगी या नहीं होंगी? तो रिब्स जो प्रेजेंट है हमारी, वो मसल्स वहां पर भी तो होंगी प्रेजेंट। आगे आपको जो डायग्राम दिया हुआ है देखो, उसमें शो भी किया हुआ होगा। तो हम बिल्कुल इजी वे में बना लेते हैं इसको। किसको? बनाओ पहले। अभी मैंने आपको उंगलियों से करके बताया था, हाथों से आपने खुद ने भी किया था। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बना लेते हैं। ये हमारी स्टर्नम है और ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम। क्या है ये? स्टर्नम। व्हाट इज स्टर्नम? फ्रंट की हड्डी, ठीक है? और बैक वाली हड्डी इज वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है? अब हमारी रिब्स अरेंज हुई हुई है और गोलाई में कर्व होकर अरेंज हुई हुई है, हुई हुई है कि नहीं? तो हम अपने रिब्स को ऐसे बना लेते हैं। बना ली। रिब्स के बीच में मसल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? मसल्स प्रेजेंट होती हैं, लाइक दिस। और इन मसल्स को क्या बोलते हैं हम? इंटरकोस्टल मसल्स। क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। और ये हमारी क्या है, जो हमने ऐसे टिक की तरह बनाई है? रिब्स। क्या है ये हमारी? इतना क्लियर हुआ सबको? समझ रहे हो? थोड़ा सा विजुअल कर पा रहे हो कि किस तरीके से प्रेजेंट है चीजें? कर पा रहे हो कि नहीं? अब देखो, हम 3D तो कर नहीं सकते, 5D भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम अंदर थोड़े ना जाएंगे अपने। थोड़ा सा बस विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो बुक में भी डायग्राम है वो भी कैसा है? 2D वाला है। इसमें इतना अच्छे से समझ में नहीं आता है। समझने की कोशिश कीजिए लेकिन फिर। तो दो रिब्स ले लो बस। तीन बनाई ना हमने यहाँ पर, दो के बीच में हमने मसल्स दिखाई हैं, दो रिब्स के बीच में रेड रेड सी क्या है? मसल्स प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है? जिससे वो क्या है? कनेक्टेड है। क्या है?
कनेक्टेड है। और वो वाली मसल्स क्या कहलाई जाएंगी आपकी? इंटरकोस्टल मसल्स। क्या कहलाई जाएंगी? इंटरकोस्टल मसल्स। जब ये हो जाए तो बता देना। आप देखो, दोबारा से करो आप अपने हैंड्स को। बना लिया सबने? दोबारा करो। ये है अब आपकी हमारी फिंगर्स, एक तो बाहर की तरफ से है, एक अंदर की तरफ से है। दोनों जगह मसल्स प्रेजेंट है, ज्यूम करो। दोनों जगह क्या प्रेजेंट है? मसल्स प्रेजेंट है। तो एक बाहर की लेयर हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी? अंदर की लेयर हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? तो ये जो मसल्स है हमारे यहाँ पर रिब्स के बीच में, ये फिंगर्स क्या है आपके? रिब्स। तो इन रिब्स के बीच में यहाँ पर क्या है? मसल्स प्रेजेंट है। तो एक बाहर वाली और एक अंदर वाली। तो इंटरकोस्टल मसल्स भी कितने टाइप की हो जाएंगी? टू टाइप्स की। ठीक, कौन कौन सी? एक तो आपकी इंटरनल और दूसरी आपकी एक्सटर्नल। कोई दिक्कत इतने में? नाम क्या होता है इसमें डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस इंटरनल और एक्सटर्नल रखेगी। ठीक है भाई। और नीचे की तरफ क्या है? नीचे की तरफ आपका डायफ्राम है। क्या है? जो किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? मैमल्स की। किसकी है? मैमल्स। क्लियर हो गया बात अच्छे से? बार बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है। अब प्रेशर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये जो आपको डायग्राम दिया हुआ है ना, ये भी देख लो नेक्स्ट पेज पर बुक में। देख लो ये क्या चीज क्या दी हुई है। इंटरकोस्टल मसल्स दिखाए हुए होंगे, है ना? वर्टिब्रल कॉलम शो हो रखा होगा और क्या शो हो रखा है? रिब्स। रिब्स। हो गया? डन। ये भी बुक में हमने रीडिंग की। इसमें हमने एक वर्ड पढ़ा था बार बार, क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा था। तो सबसे पहले हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की पढ़नी। फिर एक जगह आपने क्या पढ़ा? एल्वियोलाई वाला प्रेशर पढ़ा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वो एल्वियोलाई कहाँ है भाई? लंग्स के अंदर। लंग्स को क्या बोलते हैं? पल्मोनरी। अब लंग्स के भी अंदर की बात हो रही है, इनके एल्वियोलाई की बात हो रही है। जब अंदर की बात होगी तो इंटरनल तो लिखेंगे नहीं नाम में। क्या लिखते हैं? इंटर या फिर इंट्रा? इंट्रा या फिर इंटर? इंट्रा। क्या लिखेंगे? इंट्रा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। क्या लिखेंगे? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। कंफ्यूज नहीं होना, अंदर वाली चीज को क्या बोलते हैं हमेशा? इंट्रा। क्या बोलते हैं? जैसे कास्ट के अंदर ही अगर शादी हो रही है तो इंटर कास्ट मैरिज है, और अगर कास्ट के बाहर शादी हो रही है तो इंटर कास्ट मैरिज। ठीक है? अब नहीं भूलोगे। देखो मैं इंग्लिश के भी वर्ड्स बता रही हूँ आप। डन। हमेशा पूरे चैप्टर में जब भी कहीं पर भी प्रेशर पढ़ोगे, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। और कितना रहेगा? कितना रहेगा? 760 mmHg। कितना रहेगा? 760 क्या है? मिलीमीटर। Hg क्या है? क्यों लगाते हैं मरकरी, ये तो पता है ना? प्रेशर में क्यों लगाते हैं मरकरी, ये तो पता है ना? और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हिंदी में क्या कहते हैं? वायुमंडल का। क्या बोलते हैं? तो ये क्या रहती है हमेशा? सेम। क्या रहती है ये? अब देखो ये लंग्स के अंदर की बात हो रही है। दो तीन लोगों को ले लो। एक नॉर्मल है, बिल्कुल हेल्दी। एक नॉर्मल है लेकिन हेल्दी नहीं है। ठीक है? एक कौन है? हुक्के वाला है।
एक सिगरेट वाला है, एक ऐसा है जो बेचारा इंडस्ट्री में काम करता है, जो जहां पर बहुत ज्यादा स्मोक वगैरह रहता है, एक ऐसा है जो लकड़ी का काम करता है। सब में लंग्स की एफिशिएंसी क्या होगी, अलग अलग होगी। सब में क्या होगी, अब सबके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सेम रहेगा, ये कितना, 760 mmHg। लेकिन उनके जो लंग्स की जब एफिशिएंसी अलग है, तो उनके अंदर जो क्या है आपका ये इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, वो भी तो अलग अलग रहेगा। तो हम इसमें कोई नंबर तो नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे, प्रेशर इनसाइड द लंग्स, प्रेशर इनसाइड द लंग, जो कि क्या होता रहेगा, कांस्टेंट यानी कि सेम रहेगा, यस और नो, कांस्टेंट रहेगा, क्या रहा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही तो मेन बात थी बस। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से चल रहे हैं हम, प्रैक्टिकल करते हुए चल रहे हैं। जरा मुझे बताओ कौन से हेल्दी वाले लंग्स होंगे, जो मैंने 5 6 एग्जाम्पल दिए। जो नॉर्मल है हेल्दी है वो तो रहेगा ही, जो नॉर्मल है लेकिन हेल्दी नहीं बोल सकते हम उसको, यानी कि उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो फिजिकली भी हो सकती है, इमोशनली भी हो सकती है। ठीक है, फिर किस पर आएंगे हम, हुक्के वाले पे तो सबसे लास्ट में आएंगे, सबसे ज्यादा खराब है हुक्के वाले के लंग्स, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो उसके भी थोड़े ज्यादा रहते हैं, इंडस्ट्री का काम, लकड़ी के काम वालों पे आ जाएंगे, वो मास्क लगा सकते हैं, वो लकड़ी के काम जो करते हैं ना, उनके भी लंग्स अफेक्टेड होते हैं भाई, क्योंकि वो बहुत बारीक होता है बुरादा जो लकड़ी का उड़ता है, वो लंग्स में जमा होता रहता है जाकर, और फिर क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे चूड़ी बनाने वाली इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बन जाएंगी, जितनी भी बैंगल्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज है ना, वो भी मास्क लगा के रखते हैं। मार्बल वाले, मार्बल की घिसाई वो नेम प्लेट नहीं लगी हुई होती है आपके घर के बाहर, उस वो जो लोग काम करते हैं वो भी बेचारे क्या रहते हैं, थोड़ा उनको भी रेस्पिरेटरी का डिसऑर्डर रहता है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल मार्बल का भी क्या उड़ता है, बहुत बारीक बुरादा उड़ता है। तो मास्क लगाकर अगर करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो उनकी लंग्स जल्दी क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, फिर होता है ट्रीटमेंट, अगर कोई पहले से ही ध्यान देगा। बाकी तो लंग्स डिटॉक्स करने के लिए ड्रिंक्स आती हैं, वो तो एस्थमा वालों के लिए होता है, एस्थमा इज एस्थमा, एस्थमा को एस्थमा बोलते हैं। ठीक है, तो वो अस्थमा वालों के लिए होता है, वो कॉमन है, ऑक्सीजन कम। ठीक है, वो हर मूवी में दिखाते नहीं, कुछ भी हो जाता है वो सांस नहीं आती और एकदम से पंप दे देते हैं, तो वो एस्थमा वालों के लिए हो। ठीक है, बाकी क्या है, क्या बता रही थी मैं, फिर आ जाओ आप ये इंडस्ट्रीज में जहां पर स्मोक रहता है बहुत ज्यादा, उनके लंग्स डैमेज रहेंगे। सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा जो लंग्स डैमेज रहेंगे वो किसके रहेंगे, हुक्के वालों के। अब बच्चे कहेंगे मैम तो हुक्के वालों के पीछे पड़ गई हैं, कहोगे, कहोगे भाई बॉयज, क्यों नहीं कहोगे, बताओ जरा, क्यों कह रही हूँ मैं, और तुम क्यों नहीं कहोगे। घंटों घंटों तक बैठे रहते हैं, सिगरेट का तो पता होता है, 1 तीली 5 तीली 10 तीली, पता होता है नंबर ऑफ सिगरेट कितनी हम ले रहे हैं, हम तो नहीं, खैर जो भी लेते हैं। साइकोलॉजी रहती है कि एक साल ही रहेगा तो हाथ में ज्यादा। हाँ ज्यादा, और थोड़ा वाइब्स भी ऐसे बना के रखते हैं वो, या तो दोस्तों के साथ होंगे या सॉन्ग्स चला कर रखेंगे, खाना पीना होता रहेगा। ठीक है, तो वाइब्स ही चलती रहती हैं, तो उस वाइब्स के चक्कर में क्या करते रहते हैं, वो हुक्का पीते रहते हैं और घंटों इसी में निकल जाते हैं। इसलिए आजकल जितने भी ये टीनेजर वाले हैं या थोड़े बड़े भी हैं जो ज्यादा हुक्का ले रहे हैं, उनके लंग्स में अभी से प्रॉब्लम आ रही है, हैंड टू हैंड उनको कुछ मंथ्स में ही प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो जाएगी अपने लंग्स। अगर झोंक वगैरह लगेगा घर पर तो उनको सांस में प्रॉब्लम आ जाएगी, जैसा सफोकेशन वाली गर्मी चल रही है ना, उसमें भी उनको सांस लेने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, तो वो बस एसी में ही रह सकते हैं, धूप में ऐसे नॉर्मली वॉक नहीं कर सकते, या जैसे नॉर्मली शाम के टाइम पे वॉक करेंगे तो वो भी नहीं कर सकते। तो बहुत सीरियस मैटर है, हम भले ही मजाक में ले रहे हैं, मजाक में तो नहीं ले रहे हैं, मैं तो बता रही हूँ कोई देखो। चलो अब नेक्स्ट, और तो नहीं हो रहे हो, हाँ
अब कुछ पैरामीटर्स हैं। क्या है? कुछ पैरामीटर्स हैं प्रेशर से रिलेटेड ही हमारी बॉडी में। लंग्स हैं, डायफ्राम है, जिसमें भी जो जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो सब हम इस पूरी टेबल में करेंगे। तो ये यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? टेबल। क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सीरियल नंबर लिखता है, देन पैरामीटर। थोड़ा पैरामीटर जब लिखोगे ना, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा रख लेना, भले ही आपके मिड पेज वाले 2 पेज पे आ जाए चीजें, लेकिन टेबल बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे। जो रफली बना रहे हैं वो ऐसे ही बना लो, घर जाकर फिर कर लो। भैया अभी हमने 2 प्रेशर पढ़े, एक दो फटाफट से फर्स्ट और सेकंड में नाम उस प्रेशर का दिमाग कर। देखो, इन दोनों की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है? हमारा लंग्स। लंग्स का अंदर का प्रेशर भी हम काउंट करेंगे और वॉल्यूम भी काउंट करेंगे। ठीक है? तो क्या लिखेंगे? लंग्स वॉल्यूम, देन लंग्स प्रेशर। देन आपका डायफ्राम आ जाएगा। इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स कौन सी लिखूं? अंदर वाली, बाहर वाली? एक्सटर्नल आएंगी। क्या आएंगी? एक्सटर्नल। अगर आपकी एक लाइन में पूरा नहीं आ रहा है तो आप एक लाइन नीचे वाली यूज कर सकते हो दूसरे वर्ड में। ठीक है, लेकिन अच्छा सा बनाना चाहिए। सिक्स वाले पॉइंट के बाद जरा थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, क्योंकि थोड़ा बड़ा है यहाँ पर। लास्ट का डायफ्राम भी वैसे तो बड़ा ही है। चलो देख लेंगे, थोड़ा गैप लेगा। ठीक है, अब मुझे बता दो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहेगा सब जगह पर? सेम। क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या है सेम वो? इंटरपल्मोनरी प्रेशर कैसा रहेगा? कम रहेगा, ज्यादा रहेगा? वेरी गुड। क्यों रहेगा? क्योंकि हायर टू लोअर हो रही है ना, तो ऑक्सीजन जानी है अंदर। तो बाहर से ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए तभी तो अंदर जाएगी। हाई टू लो मूव कर रही है यार। अभी लॉज पढ़े थे हमने सेकंड लॉ में, यही तो था। क्या था अब्दुल्ला सेकंड लॉ में? कि एयर मूव करती है हमेशा कहाँ? हाई टू लो। तो इसको बस 2 कम कर दो, 758 कर दो इसको। कितना कर दो? इंस्पिरेशन कर रहे हैं ना, इनहेल कर रहे हैं हम।
क्या कर दो, 2 कम कर दो। इससे क्या होगा, लंग्स की वॉल्यूम बढ़ेगी या कम होगी, करके देख लो, खुद करके देखो सीधे बैठ के। बढ़ रही है, लिख दो यहाँ पर इंक्रीजेस। अब साइडेड एरो मींस क्या होता है, इंक्रीजेस। ठीक है, क्या होता है, इंक्रीजेस। इससे लंग्स का प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा, प्रेशर, लंग्स का प्रेशर डिक्रीज। कम होगा, क्योंकि छोड़ते हुए एक्सपायरेशन करते हुए क्या होता है, ज्यादा लगता है प्रेशर, इसलिए यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा इंस्पिरेशन में, कम। डायफ्राम कैसा हो जाएगा, पक्का, इनहेल करते हुए देख लो। नॉर्मल, वेरी गुड, डोम शेप रहता है, कंफ्यूज नहीं होने का, अगर मैं कंफ्यूज करना चाहूँ, डोम शेप रहता है नॉर्मल, डोम शेप से क्या हो जाएगा, फ्लैटेड। पूरा प्रॉपर लिखना है यहाँ पर, डोम तो क्या हो जाएगा, फ्लैटेड, क्या हो जाएगा, फ्लैटेड। डायफ्राम क्या हो जाएगा, हम्म। और यहाँ पर एक लाइन और लिखेंगे, ट्रैक्शन हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट टू इंक्रीज, इंक्रीज को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिख लेना, वॉल्यूम कहाँ पर, इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, आगे और पीछे वाला एरिया जो होता है, इंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा ड्यूरिंग इनहेलेशन, ड्यूरिंग, ठीक है भाई, पोस्टीरियर एक्सिस। अब देखो, कॉन्ट्रैक्शन तो इंटरकॉस्टल मसल्स में भी हुई है बाहर की तरफ, तो यहाँ पर भी वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, वेरी गुड, क्या होगा, इंक्रीज होगा, कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया था, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंक्रीज हो जाएगा, कहाँ पर अब, डोर्सो वेंट्रल एक्सेस पर, कहाँ पर, देखो जब भी हम किसकी बात करेंगे, इंटरकोस्टल मसल्स की बात करेंगे, तो हम डोर्सो वेंट्रल वर्ड्स का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, डोर्सो वेंट्रल वर्ड्स का, ठीक है। लेकिन जब हम किसकी बात करेंगे, डायफ्राम की बात करेंगे, तो हम किसकी बात करेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर वाली, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर वाली मतलब आगे वाली पीछे वाली, डोर्सो वेंट्रल भी जबकि यही होती है, होती तो यही है, बस थोड़ा सा वर्ड्स का फर्क है, ना तो आप समझते ही होंगे, इंटीरियर पोस्टीरियर डोर्सो वेंट्रल। लास्ट आपका ये था कि प्रोसेस एक्टिव होगा कि पैसिव होगा, वेरी गुड, एक्टिव होगा, कौन सा प्रोसेस होगा, एक्टिव प्रोसेस होगा, क्लियर है बात। फटाफट से एक्सपायरेशन पर आ जाते हैं, देखो यहाँ पर तो 760 रहेगा क्या आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। अब देखो, गैस क्या निकलनी है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होनी है, तो बाहर निकलनी है, तो एयर कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, हाई टू लो, तो ये वाला मुझे बताओ क्या आएगा, यहाँ पर बढ़ा हुआ आएगा या फिर कम हुआ हुआ आएगा, नंबर बढ़ा हुआ आएगा, ये कितना बढ़ेगा, बस टू टू को बढ़ाते जाना है आपने, 762 mmHg लिख दो यहाँ पर, क्या लिख दो, 762 mmHg, वहां दो कम कर दिए, यहाँ दो बढ़ा दिए, और ठीक है, कोई इतनी याद करने क्रैम करने वाली तो बात नहीं है, इजी है बिल्कुल। देखो अब लंग्स वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, अब डिक्रीज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर चीजें क्या हो जाएंगी, रिलैक्स्ड हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, रिलैक्स्ड हो जाएंगी, और कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, ये पैसिव, कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, पैसिव, क्लियर है बात। अब जब आप
फोर्सली क्या करें, इंस्पायरेशन करें यानी कि इनहेलेशन करें, और फोर्सली एक्सपायरेशन करें। यहाँ पर कैटेगरी सिर्फ एक ही बचती है एक्सपायरेशन वाली, तो आप बस वही लिखेंगे। फोर्सली करो, थोड़ी सी होल्ड करके रखो, फिर होल्ड करके ही छोड़ो। करो, करो अब्दुल्ला, खुद से करो, शर्म नहीं करते, करो। चीजें चेंज हुई हैं, प्रेशर चेंज हुआ है ना? चीजें चेंज हुई है कि नहीं हुई है? दो और बढ़ा दो यहाँ पर प्रेशर, क्योंकि ज्यादा प्रेशर आएगा। क्या आएगा? ज्यादा प्रेशर आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ज्यादा डिक्रीजेस हो जाएगा। किसका वॉल्यूम? लंग्स का। तो जैसे मॉडल्स चलती है ना, अब मैं चल के तो दिखाऊंगी, नहीं हंसोगे आप मेरे ऊपर। मॉडल्स चलती हैं भाई, सेलिब्रिटीज, किसी की अगर थोड़ा सा भी टमी निकली हुई होती है तो वो कैसे करके चलती है, बिल्कुल उनके चेहरे पे प्रेशर दिखता है अलग से ही, है ना? बॉयज तो नहीं चलते, गर्ल्स चलती हैं, क्योंकि गर्ल्स में जरा ज्यादा रहता है, क्योंकि वो क्या करती हैं, थोड़ा सा अंग प्रदर्शन वाले कपड़े पहनती है। तो वही, मैं किसी सेलिब्रिटी का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन ओवरऑल जो मॉडल्स या सेलिब्रिटीज होती हैं वो क्या करती हैं, जब उनका फोटोशूट हो रखा होता है तो क्या करती हैं वो, खुद फील करो, आपकी टमी में क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो गई, प्रेशर यहाँ तक लग रहा है, दैट मीन्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सबका लगता है, खड़े होके करके देखना घर पे जा। तो और ज्यादा लंग्स की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। छोटे बच्चे से करवा कर देखना, उसके टी शर्ट निकलवा कर, छोटे से बच्चे से करवा कर देखना, उसकी रिब्स भी नजर आती है ना, रिब्स नजर, और पेट बिल्कुल अंदर चला जाता है। तो किसी किसी के तो थोड़ा बहुत लंग्स भी नजर आता है ना? तो चलो फटाफट से लिखेंगे अब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंग्स का प्रेशर, प्रेशर आपके लंग्स पे नहीं दिख रहा है, आपके फेस पे दिख रहा है। जो चीज प्रेशर आपकी फेस पे दिखेगी तो आप किसमें प्रेशर में होंगे, कम में होंगे, नॉर्मल प्रेशर में होंगे, या जरूरत से ज्यादा प्रेशर में होंगे? जरूरत से ज्यादा प्रेशर में होंगे, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा बड़ा ज्यादा। आगे बात समझ? तो यहाँ पर डायफ्राम भी रिलैक्स हो जाता है, लेकिन कुछ मसल्स रिलैक्स नहीं होती हैं। कुछ मसल्स में तो टेंशन आ गई भाई, प्रेशर आ गया। कौन सी मसल्स में? स्टमक कहाँ होता है आपके, एब्डोमेन में, तो एब्डोमिनल मसल्स में, इसमें देखो, एब्डोमिनल मसल्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। एब्डोमिनल मसल्स प्लस जो आपकी इंटरनल, देखो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, एक्सटर्नल। किसकी बात करेंगे हम? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की, आईसीएम लिख दो, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये जो पूरी की पूरी मसल्स हैं, जो मैंने दो करके लिखी है, ब्लू कलर दिख रहा है ना, दिख रहा है ना ब्लू कलर? तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा या रिलैक्सेशन आएगा? वेरी गुड, कॉन्ट्रैक्शन आएगा। क्या आएगा? ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी लगी, एनर्जी खर्च हुई, तो कैसा प्रोसेस हो जाएगा ये? एक्टिव प्रोसेस हो जाएगा। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? एक्टिव प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक चीज और बताओ, दूसरा पेन से लिख देती हूँ। वॉल्यूम और प्रेशर की बात बताओ यहाँ पर, वॉल्यूम और प्रेशर। इंस्पिरेशन में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा, प्रेशर क्या हो रहा है, कम। ये हमें यहाँ से पता चल गया, अलग से लिख दिया बस हमने। यहाँ पर बताओ वॉल्यूम क्या हो जाएगा और प्रेशर, वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जरूरत से ज्यादा कम हो जाएगा और प्रेशर जरूरत से ज्यादा हो जाएगा। ये तो चीजें लिखी हैं बस मैंने ग्रीन में ही अलग से करके, यही तो लिखी है भाई। अब यहाँ पर एयर कहाँ जा रही है, एयर कहाँ जा रही है, इन। यहाँ पर एयर कहाँ जा रही है, आउट। यहाँ पर एयर कहाँ जा रही है, आउट ही जा रही है। पूरा का पूरा टेबल कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ आ गई पूरी टेबल अच्छे से?
वो कंसिडर नहीं करेंगे, एक्सपायरेशन नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि इंस्पिरेशन तो आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो, तो उसमें दिक्कत ही नहीं है। और वो वैसे भी नॉर्मल की तरह ही होती है, और वैसे भी आपको सारी सारी नॉर्मल वाली भी और फोर्स वाली भी, ये मॉड्यूल्स है ना, ये मैं कल पढ़ाऊँ के बाद वही टॉपिक है। ठीक है, इसको इतने को वही अच्छे से पढ़ कर आना, सब पूछूंगी ये सारी चीजें फटाफट करके, एकदम होना चाहिए क्लिक आपके माइंड में, एकदम आंसर आना चाहिए। ठीक है, मजा आया?